नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। इस बुलेटिन में बात देवभूमि की होगी। बड़ी जानकारी आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। हल्द्वानी दौरे पर सीएम धामी है, आईएमए के कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं। सिटी फॉरेस्ट का भी आज जायजा लेंगे। पीडब्ल्यूडी विभाग बिजली और पेयजल की समीक्षा भी करते हुए नजर आएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हल्द्वानी के दौरे पर हैं। पीडब्ल्यूडी बिजली और पेयजल की समीक्षा करेंगे। आईएमए के कार्यक्रम में आज शिरकत करने वाले हैं। सिटी फॉरेस्ट का भी आज जायजा लेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। बड़ी जानकारी हल्द्वानी से दे रहे हैं। हल्द्वानी दौरे पर रहेंगे आज उत्तराखंड के मुखिया पुष्कर सिंह धामी। आईएमए के कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। सिटी फॉरेस्ट का भी आज जायजा लेंगे। पीडब्ल्यूडी बिजली और पेयजल की भी समीक्षा करते हुए नजर आएंगे। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। आशा नौटियाल ने शपथ ले ली है। नवनिर्वाचित विधायक हैं। केदारनाथ सीट से विधायक चुन करके आई है। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शपथ के दौरान मौजूद रहे हैं। तो नवनिर्वाचित हैं आशा नौटियाल, विधायक चुनी गई हैं। उन्होंने शपथ ली है। रितु खंडूरी ने शपथ दिलवाया है। केदारनाथ सीट पर चुन करके आई हैं। उपचुनाव हुआ भारी बहुमत के साथ। आशा नौटियाल इस क्षेत्र से विधायक बनकर के आई हैं और तस्वीरें आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर नजर आ रहे हैं। रितु खंडूरी भी दिख रही हैं। तमाम बड़े बीजेपी के दिग्गज नेता भी दिख रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष की बात करें, वो भी नजर आ रही हैं। तो यहाँ पर आशा नौटियाल को बधाई शुभकामनाओं के साथ शपथ दिलवाते हुए रितु खंडूरी की ओर से दिलवाया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दौरान मौजूद रहे हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर रितु खंडूरी शपथ दिला रही हैं आशा नौटियाल को। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं। आशा नौटियाल ने आज शपथ ली है। केदारनाथ सीट से नवनिर्वाचित विधायक चुनी गई हैं। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने शपथ दिलाई है। तस्वीरें आपके सामने किस तरह से आशा नौटियाल शपथ लेती हुई नजर आ रही हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद है। प्रदेश अध्यक्ष भी नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी पार्टी की ओर से तमाम बड़े दिग्गज नेता नजर आ रहे हैं। तो आज आशा नौटियाल ने शपथ ली है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे शपथ के दौरान। यशराज आनंद हमारे साथ, हमारे सहयोगी देहरादून से जुड़ रहे हैं। यशराज, आज आशा नौटियाल ने शपथ ले ली है। इस मौके पर मुख्यमंत्री के अलावा तमाम बड़े दिग्गज चेहरे भी नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं बताना चाह रहा हूँ कि 23 तारीख को केदारनाथ उपचुनाव परिणाम घोषित होने के बाद आज आशा नौटियाल ने विधानसभा परिसर में शपथ ग्रहण की। वहीं आशा नौटियाल को विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी भूषण ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सहित भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का हुजूम भी इस विधानसभा में देखा गया। करीब यदि बात करें तो करीब 100 से अधिक कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे और सभी ने आशा नौटियाल का पूरी तरीके से स्वागत किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामनाएं की। जी यशराज, एक नाक का सवाल बना हुआ था। जिस तरह से केदारनाथ सीट पर उपचुनाव चला, उसको लेकर विपक्ष भी लगातार हमलावर था कि सीट पूरी तरह से कहा जा रहा था कि विपक्ष के खेमे में जा रहा है, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। ऐसा देखा गया कि भारतीय जनता पार्टी पूरी दावे के साथ यहाँ पर कह रही थी कि सीट को जीत करके आएंगे और नाक का सवाल जाहिर तौर पर यहाँ पर बना हुआ था। सीट जीत के आने के बाद लाजमी तौर पर उत्साहित होने का ये मसला भी है और उत्साहित यहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आ रहे हैं। और आज शपथ ग्रहण समारोह, कितनी खुशी की बात, क्या हलचल अंदर खाने। बिल्कुल, मैं सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ कि जब उपचुनाव का मतलब जब मतदान का दिन शुरू हुआ, मतदान दिन के शुरू होने से ही पहले यदि बात करें, जब चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, जब प्रत्याशी की घोषणा कर दी गई, तब से लेकर के लगातार कांग्रेस जो है वो दुष्प्रचार कर रही थी कि
कई मुद्दों को उठा रही थी, जैसे केदारनाथ धाम का दिल्ली में स्थापित करना, कई सोना का पीतल में बदल जाना, घोड़े खच्चर को लेकर के, वहां पर जल को लेकर के, केदारनाथ में बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, चिकित्सा सुविधा को लेकर के कई अन्य मुद्दे कांग्रेस उठा रही थी। साथ ही साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने केदारनाथ बचाओ यात्रा भी निकाला था और उनका बिल्कुल। स्पष्ट रूप से कहना था कि जनता जो है कांग्रेस को समझ रही है, लेकिन जैसे ही परिणाम आया तो कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। यदि बात करें आशा नौटियाल की कैरेक्टर की, यदि उनके बात करें उनकी वहां पर लोकप्रियता की, तो जब हम लोग वहां पर गए रिपोर्टिंग करने, जब वहां पर धरातल पर हम लोगों ने देखा तो आशा नौटियाल वहां के लोगों से जुड़ी हुई थी, वहां के लोगों के दिल से जुड़ी हुई थी। आशा नौटियाल प्रत्येक घर में जाती थी, प्रत्येक घर के लोग आशा नौटियाल को जानते थे, और चूंकि वो 2 बार की विधायिका भी रह चुकी हैं, तो जी। इसलिए उनकी लोकप्रियता वहां पर खासी अच्छी दिखी। लोग आशा नौटियाल को पसंद कर रहे थे, क्योंकि दूसरी बात है कि एक महिला थी, और एक महिला होकर के आशा नौटियाल काफी सहज विचारधारा वाली व्यक्ति है। कोई भी व्यक्ति यदि आशा नौटियाल से मिलने व्यक्तिगत रूप से आता था और अपनी समस्या को लेकर आता था, तो आशा नौटियाल तुरंत ही उसकी समस्याओं को सुन करके उसके निराकरण के लिए काम करती थी। तो इस प्रकार से आशा नौटियाल का वहां खुद का अपना कैडर वोट है। साथ ही साथ भाजपा का नरेंद्र मोदी जो लगातार विकास का काम कर रहे हैं, उसके आधार पर भाजपा का भी वहां पर कैडर वोट है। यदि देखा जाए तो आशा नौटियाल का कैडर वोट और बीजेपी का कैडर वोट मिलकर के आशा नौटियाल को जिताने में कामयाब रहा। वहीं यदि बात करें मनोज रावत की, तो मनोज रावत के विषय में भी वहां पर खास रुझान नहीं था, लेकिन हाँ, मनोज रावत का भी अपना वोटर था, लेकिन आशा नौटियाल उस पर भारी पड़ रही थी, क्योंकि आशा नौटियाल लगातार जनसंपर्क का काम कर रही थी, लगातार जनसंपर्क करके लोगों के बीच में जा रही थी। तो इस प्रकार जी। यह कहना गलत नहीं बिल्कुल। होगा कि आशा नौटियाल की लोकप्रियता जो है वहाँ काफी अच्छी है, और आशा नौटियाल जगह जगह जाकर लोगों से हमेशा मिलते रहती है, उनकी सुख दुख में उनके साथ भागीदार होती है। बिल्कुल एक घरेलू संबंध कहा जाए कि ये बहुत कम ऐसा देखने को मिलता है कि कोई विधायक जो है वो अपने क्षेत्र के जनता के साथ एक घरेलू संबंध, एक घरेलू रिश्ता बना लेता है, उनके हरेक सुख दुख में जाना, उनके साथ खड़ा रहना। उनको सबसे बड़ी बात है कि जब आप आशा नौटियाल के घर जब जाती थी, तो वो अपने क्षेत्र की जनता जो आती थी उसको छोड़ने के लिए उनके गेट तक, मतलब अपने गेट से बाहर तक जाती थी। तो इस प्रकार से कुछ कई ऐसी खूबियां हैं जो इस चुनाव में आशा नौटियाल को जीतने में अहम भूमिका निभाई। वही भाजपा जी। का अपना वोटर भी है। और दूसरी बात, जो कांग्रेस जिस प्रकार से दुष्प्रचार कर रही थी, तो ये जरूर जनता को समझ में आ गया कि कुछ भी नहीं, बीजेपी लगातार केदारनाथ के विकास की ओर ध्यान दे रही है। बीजेपी लगातार केदारनाथ की बात करें, जैसे नरेंद्र मोदी का जी। ड्रीम प्रोजेक्ट था केदारनाथ, नरेंद्र मोदी अक्सर जब भी उत्तराखंड आते थे ठीक है। तो केदारनाथ में जरूर जाते थे, बिल्कुल। केदारनाथ धाम जाकर तो उन्होंने तपस्या भी की। तो इस प्रकार से नरेंद्र मोदी का जो सपना है उसको मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के माध्यम से आशा नौटियाल पूरा करने वाली है। और आशा नौटियाल ने कहा कि केदारनाथ में जो भी अभी तक असुविधाएं हैं, जिस प्रकार से चिकित्सा ठीक है। की बात करें जी। या सड़क की बात करें या पानी की बात करें, उसको तत्काल ही उसको सही कर लिया जाएगा और जनता को प्रश्न चिन्ह खड़ा करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। चूंकि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 के विधानसभा से पहले जनता को कई बड़ी सौगात दे दी जाएगी केदारनाथ की जनता को। जी, बहुत शुक्रिया आयशराज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आशा नौटियाल ने आज शपथ ले ली है। शपथ समारोह में सीएम धामी भी नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो भी नजर आ रहे हैं, प्रदेशाध्यक्ष को भी देख सकते हैं वो भी नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर रितु खंडूरी भी नजर आ रही है, प्रेमचंद्र अग्रवाल वित्त मंत्री भी नजर आ रहे हैं, तमाम बड़े दिग्गज नेता इस तस्वीरों में दिख रहे हैं। तो हरिद्वार में उत्तराखंड संस्कृति विश्वविद्यालय का 11वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यपाल गुरमीत सिंह भी शामिल हुए। समारोह में कुल 3047 छात्र छात्राओं को डिग्री और 21 शोधार्थियों को पीएचडी की उपाधि दी गई है। वहीं 30 छात्र छात्राओं को राज्यपाल ने गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया है। आज 3047 डिग्रियां दी गई हैं और 21 को पीएचडी और 30 को गोल्ड मेडल से नवाजा गया है। आज सचमुच बहुत अच्छा लगा कि संस्कृत के विकास के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि संस्कृत हमारी धरोहर, हमारी जड़ों, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता का सबसे बड़ा खजाना है। आज पूरी दुनिया को संस्कृत की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसा लगता है अगर संस्कृत और टेक्नोलॉजी मिल जाएंगे तो वो पूरे ब्रह्मांड के लिए, पूरी मानवता के लिए सॉल्यूशन और समाधान ढूंढने में बहुत ही मदद मिलेगी। मुझे पूर्ण विश्वास है
जो आज मैंने युवाओं के अंदर में देखा है कि उनके अंदर में ये है कि संस्कृत को किस प्रकार एक अलग ही दर्जे पर ले जाना है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश बीजेपी निकाय चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। बहुत जल्द ही निकाय चुनाव के मद्देनजर बीजेपी की ओर से सभी जिलों के प्रभारी भी घोषित कर दिए जाएंगे। वह इस पर जानकारी देते हुए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरीके से तैयार है। वहीं कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी प्रदेश में किसी भी तरह का चुनाव नहीं कराना चाहती है, वे बस जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। हमारी गतिविधियां प्रारंभ हो चुकी हैं। बहुत जल्दी निकाय चुनाव होने जा रहा है और मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा फिर इस चुनाव में भी हम सारे नगर निगम जीतने के लिए हमारी कोर टोली की बैठक आज हम बहुत जल्दी प्रभारी घोषित करने वाले हैं और हम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल से कोर्ट को भी गुमराह किया और जनता को भी गुमराह किया। ये 4 बार बोल चुके हैं कि हम समय पे चुनाव कराएंगे। पहले कोर्ट को इन्होंने बोला कि हम समय पे चुनाव कराएंगे, लेकिन इन्होंने 6 महीने का प्रशासकों कार्यकाल बैठा दिया वहां पे। लेकिन जब 6 महीने गुजरे तो इन्होंने कहा कि हम 3 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे, तब भी चुनाव नहीं कराया। फिर दोबारा इन्होंने कहा कि हम 3 महीने के अंदर चुनाव करा देंगे, फिर भी चुनाव नहीं कराया। अब इन्होंने प्रशासकों का जो कार्यकाल है अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया। इन्होंने छात्र संघ के चुनाव टाल दिए, इन्होंने सहकारिता के चुनाव टाल दिए, नगर निकाय के तो चुनाव उन्होंने टाल ही दिए, अब पंचायतों के भी इन्होंने चुनाव टाल दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि सरकार चुनाव करा पाएगी, क्योंकि इनको मालूम है कि इन्होंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे ये जनता के बीच में जाए और चुनाव जीत सके। तो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। करण मेहरा ने कहा है कि कोविड समय में जिन लोगों ने सरकार की एजेंसियों के लिए ढूंढना काम किया है, उनके आज तक बिल पास नहीं हुए। सरकार ने कई ऐसी जगहों को खुर्द करने का भी काम किया है, जिससे राज्य के राजस्व को खासा नुकसान पहुंचा है। इसके लिए उन्होंने भू कानून को लेकर भी सरकार पर जमकर हमला बोला है। के आसपास यूनानी दवाइयों का निर्माण ये कंपनी वर्तमान में कर रही है और इस कंपनी में अगर आप ध्यान दें तो लगभग 5,000 लोगों की आजीविका, जिसमें लगभग 1200-1300 के आसपास इसमें कर्मचारी हैं। उसके अलावा ऐसे काश्तकार, ऐसे लोग जो वहां के लिए जो कच्चा मटेरियल है, चाहे वो जड़ी बूटियां हैं या जो अन्य किस्म की चीजों की आवश्यकता पड़ती है, उसकी आपूर्ति वहां करके अपनी जीवन आजीविका चलाने का काम करते हैं। एक नया खुलासा सामने आया है जिसमें बीजेपी ने एक मुनाफा कमाने वाली कंपनी, और मजे की बात यह है कि केंद्र सरकार की अकेला उपक्रम है ये IMPCL, जो दवाइयों का निर्माण कर रहा है, आयुर्वेदिक या फिर यूनानी दवाइयों का। इसके निजीकरण के लिए बीजेपी के नेता श्री रामलाल और उनके भांजे के ऊपर, जो संजय गुप्ता है, उनके ऊपर कंपनी में काम करने वाले या निगम में काम करने वाले लोगों ने आरोप लगाए हैं। और अभी हाल ही में कुछ दिन पहले, मेरे ख्याल से लगभग 4 या 5 दिन पहले, वहां के जो डीजी हैं उनके साथ संजय गुप्ता जी वहां पहुंचे और जिसका भारी विरोध वहां के कर्मचारियों ने किया। उनकी गाड़ी को पकड़ लिया, उस गाड़ी के नंबर से उन्होंने उसको पहचानने का काम किया और कंपनी के लोगों का कहना है कि संजय गुप्ता जो हैं वो 20 सेल कंपनियों के निदेशक के रूप में भी काम कर रहे हैं। देहरादून से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। उत्तराखंड कांग्रेस सोशल मीडिया विभाग ने शुभारंभ कर दिया है। नई वेबसाइट और डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया गया है। 3 महीने के अंदर 1 लाख लोगों को जोड़ने का ये बड़ा लक्ष्य रखा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में शुभारंभ किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आगामी चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह से अपनी तैयारी में जुट चुकी है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि डिजिटल नई वेबसाइट के जरिए डिजिटल सदस्यता अभियान का शुभारंभ किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से 3 महीने के अंदर 1 लाख लोगों तक पहुंचना, आप ये कह सकते हैं कि लोगों तक जुड़ना, ये उनका लक्ष्य है। 22 लाख मेंबर्स का कहा है, लेकिन आपको सत्यता पता है कि वो तो पुराने ही लोगों को बार बार मेंबर बनाने में लगी हुई है।
अब बात यह है कि घूम फिर के वही बात आती है, अभी हमने शुरुआत फर्स्ट फेज की करी है, जिसमें हमारा पहला लक्ष्य 1 लाख का है। उसके बाद जब हमारे पास 1 लाख लोग जुड़ जाएंगे, उसके बाद हमने 10 लाख का इसमें निर्धारित लक्ष्य रखा है, क्योंकि हम लोग जो है प्रैक्टिकल काम करते हैं। भाजपा की तरह हवाबाजी वाले हम काम नहीं करते कि 20-20 लाख हम करा देंगे, 25-25 लाख हम करा देंगे, और घुमा फिरा के जो उनके प्रदेश के नेता हैं आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं वही दोबारा मेंबरशिप ले रहे हैं। और जो उनका लक्ष्य था प्रत्येक विधानसभा में 5 से 10 हज़ार, आपको भली बात ही याद होगा कि उन्होंने जो अपने विधायकों को लक्ष्य दिया था, उन्हीं के लक्ष्य में 500 मेंबरशिप हुई है विधानसभाओं में। जो आज करंट विधायक हैं, आज प्रदेश में 40 से 50 कहीं ना कहीं एमएलए हैं, उनकी विधानसभा में 500 हज़ार मेंबर हैं। और भाजपा से मैं कह रहा हूँ कि आज उनको गाँव के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा, और उनकी मेंबरशिप आज की डेट में लोग ले ही नहीं रहे। तो जिलाधिकारी सविन बंसल ने उप जिला चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने ओपीडी, फार्मेसी, टीकाकरण कक्ष, पैथोलॉजी, एक्सरे कक्ष की व्यवस्थाएं देखी है। वह उन्होंने चिकित्सालयों में दवाई काउंटर बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बाहरी दवाई लिखने पर डॉक्टरों पर कार्रवाई करने की बात भी कही है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल पचवातुन पहुंचे, जहां उन्होंने सहसपुर में अक्षय पात्र योजना का जायजा लिया है। साथ ही विकासनगर उप जिला चिकित्सालय का निरीक्षण भी किया है। वहीं दूसरी ओर उन्होंने कालसी ब्लॉक सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में भी शिरकत की है। देखिए, हमारी जो कंट्री है, हमारी जो स्टेट है, वो एक वेलफेयर स्टेट है। उसका पर्पस होता है कि हम जितना भी इन्वेस्टमेंट करें, उसके जो रिटर्न्स हैं वो हमारे क्वालिटी ऑफ लाइफ में झलकने चाहिए। आम आदमी की जो सर्विसेज की एक्सेस है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हो, प्रमाण पत्र हैं, हमारे ब्लॉक से बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, समाज कल्याण से बहुत सुविधाएं मिलती हैं, तो वो पूरी तरह से मिल पा रही हैं, नहीं मिल पा रही हैं, उसका सुगमता क्या है। तो मसूरी में प्रशासन की ओर से मसूरी को जाम मुक्त कराने को लेकर के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिसको लेकर मसूरी में पार्किंग निर्माण को लेकर विकल्प को तलाशा जा रहा है। इसी के तहत लोक निर्माण विभाग, मसूरी पुलिस, नगर पालिका, मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों की ओर से विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर सड़क किनारे पड़े खाली जगहों को चिन्हित किया गया है, जिससे कि वहां पर पार्किंग का निर्माण किया जा सके। श्रीमान जिलाधिकारी देहरादून व उप जिलाधिकारी मसूरी के दिशा निर्देशन में मसूरी शहर में यातायात का सुचारू रूप से संचालन हेतु पार्किंग के लिए कुछ विकल्प तलाशे जा रहे हैं, ताकि यात्रियों को अच्छे से अपनी गाड़ी पार्क करने का स्थान मिल सके एवं यातायात में कोई बाधा उत्पन्न ना हो। पिक्चर पैलेस पे हमारा रोडवेज का बस अड्डा है, बस स्टैंड है, वहाँ रोडवेज का स्थान और टैक्सी यूनियन का अलग अलग स्थान चिन्हित है। पहाड़ों की रानी मसूरी में निवासरत जौनपुर, जौनसार तथा रवाई के निवासियों ने धूमधाम से बूढ़ी दिवाली के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया है। इस दौरान पारंपरिक वेशभूषा में महिलाओं और पुरुषों का जमकर ठुमके भी लगाए हैं। साथ ही पारंपरिक वेशभूषा में लोगों ने ढोल दमाऊ के साथ रासू, तांदी और जनता नृत्य पर दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। समिति के साथ साथ पूरे शहरवासी, चाहे वो किसी धर्म बोली भाषा के लोग हैं, सभी लोग यहाँ पर एकत्रित होकर के आज जो है इस कार्यक्रम को यहाँ पर मना रहे हैं। और इसके पीछे भी कारण है कि हम क्यों बूढ़ी दीपावली क्यों मनाते हैं। इसके पीछे यह है कि लोगों का कहना है या किंवदंतियां हमारी ऐसी है कि जब भगवान रामचंद्र जी अयोध्या आए, जीत कर आए, वनवास वापिस आए, वहाँ पर जब उनका राज तिलक हुआ तो उसमें जश्न का माहौल था। जो पूरी अगलाड़ वैली है और यमुना वैली है, ये पूरी वैली में जो आपका जौनपुर है, जौनसार है और रवाई घाटी है, ये सभी लोग मिल करके क्योंकि जो दिवाली है वो यहाँ पे मंगसिर की दिवाली मनाई जाती है इस क्षेत्र में। और एक ये मंगसिर की जो दिवाली है वो जो दिवाली होती है पूरे देश में जो दिवाली मनाई जाती है उसके 1 महीने बाद ये दिवाली मनाई जाती है। श्री रामचंद्र भगवान जब लंका से जो है विजय प्राप्त करके आ जाओ उस समय पहाड़ में जो है विशेषकर हमारा अगलाड़, यमुना घाटी और पहाड़ में जो है इसकी सूचना बहुत 1 महीने बाद मिली। उस दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ जो है खुशी मनाने के लिए हमारे त्योहार मनाया जाता है, जिसको बूढ़ी दिवाली कहते हैं और भगवाल भी कहते हैं। तो उत्तरकाशी से एक बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। उत्तरकाशी से महापंचायत की सशर्त मंजूरी दी गई है। उत्तरकाशी में महापंचायत की प्रशासन ने ये अनुमति दी है।
1 दिसंबर को महापंचायत होगी, जिसको लेकर सशर्त मंजूरी मिल चुकी है। 1 दिसंबर को महापंचायत की विवादित धार्मिक स्थल के पास ये धारा 163 लागू किया गया। उत्तरकाशी से आपको बड़ी जानकारी दे रहे हैं। विवादित धार्मिक स्थल के पास धारा 163 लागू किया गया था, जिसको लेकर यहां पर महापंचायत की सशर्त मंजूरी मिल गई है। महापंचायत की सशर्त मंजूरी दी गई है। महापंचायत की प्रशासन ने यह अनुमति दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, 1 दिसंबर को महापंचायत होगी, जिसकी मंजूरी मिल चुकी है। विवादित धार्मिक स्थल के पास धारा 163 भी लागू किया गया है। सुभाष बरौनी हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। सुभाष, 1 दिसंबर को महापंचायत होगी, जिसकी सशर्त मंजूरी मिल चुकी है, क्या अपडेट? जी खुशबू, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आज एसडीएम भटवाड़ी की तरफ से सुबह 7 बजे से ही धारा 163 यानी 144 लगाई गई है और वो अनिश्चित काल के लिए लगाई गई है, जिसके आदेश भी पारित कर दिए गए हैं। और जो विवादित मस्जिद है उसके चारों ओर पुलिस की निगरानी में मस्जिद को रखा गया है और 5 से ज्यादा लोग एक साथ वहां नहीं घुस सकते हैं, क्योंकि पूरे उत्तरकाशी में जितने भी हिंदू संगठन के लोग हैं, चाहे बजरंग दल हो या आरएसएस के लोग हो, दूर दूर से इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं। लेकिन पुलिस की जो टीम है वो लगातार जो है पूरे मार्केट में गश्त कर रही है और लोगों से यही कह रही है कि धारा 163 का उल्लंघन ना करे, क्योंकि मस्जिद के इर्द गिर्द भी किसी को जाने की अनुमति नहीं है। तो लगातार ये मस्जिद वाला मामला लगातार विवादों में है, और क्योंकि ये हाई कोर्ट में भी गया है और हाई कोर्ट से ही राज्य सरकार ने जो है जिला मजिस्ट्रेट और एसपी को निर्देशित किया है कि जो मस्जिद है वहाँ पुलिस की तैनाती की जाए और लगातार वहाँ पे पुलिस की तैनाती जारी है। महापंचायत के लिए यहाँ पर सशर्त मंजूरी दी गई है। ये महापंचायत में क्या कुछ होने वाला है, किस तरह की बैठक का आयोजन होगा इसमें, सुभाष? जी, क्योंकि देखिए, अगर जो महापंचायत है, महापंचायत ने रामलीला मैदान में होना है और हिंदू संगठनों ने गांव-गांव जाकर जो है इसका आह्वान किया है कि लोग बढ़ चढ़ कर इस जो विवादित मस्जिद है इसको सरकार स्वयं गिराए, या हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो काफी उत्तेजित है और आक्रोशित है कि उसके नीचे जितने भी धार्मिक देवी देवता है वो निवास करते हैं। तो ये मस्जिद कहीं ना कहीं विवादों में लगातार बनी हुई है और जो हिंदू संगठन के लोग हैं वो लगातार सड़कों पे इसके विरोध में उतर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सुभाष, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिखा रहे हैं आपको और तस्वीरें भी आपके सामने। एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको अपडेट करवाएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। पिथौरागढ़ की ऋषिता रावत ने कमाल किया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, नेशनल साइंस सेमिनार में दूसरा स्थान हासिल किया है। एआई के मुद्दे पर दूसरा स्थान मिला है। राष्ट्रीय स्तर पर ये मुकाम हासिल किया है। तो पिथौरागढ़ से बड़ी जानकारी दे रहे हैं, ऋषिता रावत ने दूसरा स्थान हासिल किया है। राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने एक नया मुकाम हासिल किया है। एआई के मुद्दे पर दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पिथौरागढ़ की ऋषिता रावत को दूसरा स्थान मिला है। नेशनल साइंस सेमिनार में ये दूसरा स्थान उन्होंने हासिल किया है। एआई के मुद्दे पर ये दूसरा स्थान मिला है। तो ऋषिता रावत ने नेशनल साइंस सेमिनार में दूसरा स्थान हासिल किया है। एआई के मुद्दे पर उनको दूसरा स्थान मिला है। तो बताते चले आपको, उत्तराखंड की बेटियों ने कमाल कर दिया है। राष्ट्रीय स्तर पर अपना मुकाम बना रही हैं, अपना नाम बना रही हैं, प्रदेश का नाम रोशन कर रही हैं। नेशनल साइंस सेमिनार में उनको दूसरा स्थान हासिल हुआ है। देहरादून से एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपके सामने। सड़क पुलों के निर्माण के लिए 66,000 करोड़ का यहां पर दिया गया है। 10 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क और पुलों का निर्माण होगा। सीएम धामी ने 66.12 करोड़ रुपए के मंजूर किए हैं। काला ढूंढी, लोहाघाट, विकासनगर, जाकेश्वर, चंपावत में ये रोड बनेगी। टनकपुर राजपुर रोड के लिए बताते चले आपको कि ये
मुख्यमंत्री की ओर से पहल की गई है। 66 करोड़ 12 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। ये वो जगह है जहां पर रोड का निर्माण होगा, विकसित करने के लिए काम आएगा। सड़क पुलों का निर्माण के लिए ये मंजूरी मिली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में भी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।